दोस्तों वन पीस के रिसेंट चैप्टर में लुलुसिया किंगडम का मेंशन हुआ है। मगर मैं यहाँ उस चैप्टर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आज बात करूंगा लुलुसिया किंगडम से जुड़ी कवर स्टोरी के बारे में। और कवर स्टोरी के बाद हम जानेंगे कि कैसे इस किंगडम ने वन पीस की स्टोरी में अपना योगदान दिया है। और देखेंगे कि वन पीस में किन किन मौक़ों पर इस आइलैंड को दिखाया गया है। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर वन पीस की स्टोरी में इस आइलैंड की सिग्निफिकेंस बढ़ जाएंगी। फॉर एनीमे वॉचर्स, मैं यहाँ किसी भी तरह के मांगा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। बट अगर आप में से किसी को वन पीस की मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको सिंपली कमेंट करना है। पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी कवर स्टोरी से। और इस कवर स्टोरी का नाम है एस की ग्रेट ब्लैक बियर्ड सर्च। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों इस कवर स्टोरी की शुरुआत होती है ग्रैंड लाइन के एक रैंडम आइलैंड से, जहां एस होटल से खाना खाकर बिना बिल दिए भागता हुआ दिखाई देता है। जिससे हमें पता चलता है कि एस शुरू से ही अपने पायलट बनने के सफर को लेकर कितना सीरियस था। भागते भागते एस जहाँ पहुंचा डॉक पर, और वहां पहुंचकर ब्लैक बियर्ड के बारे में लोगों से पूछताछ करने लगता है। बट किसी अनजान ने उसे पायरेट ब्लैक बियर्ड के बजाय किसी डॉक्टर ब्लैक बियर्ड का पता बताया। इस बात से अनजान एस उस डॉक्टर की धुनाई कर देता है, जिसकी वजह से उस विलेज के सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और एस को उसके पिछवाड़े लात मार कर किसी रिवर में फेंक देते हैं। डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से एस डूबने लगता है। बट रिवर करंट की वजह से वो उस विलेज से कहीं दूर जाकर फंस जाता है, जहाँ एक लड़की उसकी जान बचा लेती है। उस लड़की का नाम है मोडा। मोडा फिर एस को अपने डेयरी फार्म वाले घर में ले जाती है, जहाँ एस को होश आता है। उठकर एस उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। मगर मोडा एस का थैंक यू स्वीकार करने के बजाय उसे एक छोटा सा काम देती है। मोडा एस को एक लेटर डिलीवर करने के लिए कहती है। अब क्योंकि मोडा ने एस की जान बचाई है, तो बदले में एस राजी हो जाता है ये छोटा सा काम करने के लिए। फिर एस जा पहुंचता है ग्रैंड लाइन के G2 मरीन बेस पर, जहां उसे ये लेटर डिलीवर करना था। मरीन बेस में घुसने के लिए वो वहां के मरीन्स की बैंड बजाकर उनके पहने हुए कपड़े उतार देता है और घुस जाता है G2 मरीन बेस में। मगर अंदर घुसते ही एस सबसे पहले डाइनिंग हॉल में जाकर खाना खाने बैठ जाता है। मगर खाते खाते वो बगल में ही बैठे कुछ मरीन्स की बातें सुन लेता है जो वाइट बियर्ड की बुराई कर रहे थे। एस से ये सब सुनकर रहा नहीं गया और उन मरीन्स की धुलाई करके अपना खाना उठाकर वहां से कल्टी मार लेता है। वहां से फिर किसी मरीन कमांडर की धुलाई करके उसके कपड़े चुरा कर पहन लेता है। फिर नेक्स्ट कवर में हमें दिखता है कि मरीन बेस पर कोई खास मीटिंग चल रही थी। मगर उस मीटिंग में सर्व की हुई कॉफ़ी इतनी घटिया थी कि वाइस कमांडिंग ऑफिसर और वाइस एडमिरल को भी वो कॉफ़ी पसंद नहीं आती है। फिर अगले कवर पेज पर दिखता है कि एक टॉप सीक्रेट मरीन इंटेलिजेंस स्काउट शिप बेस पर पहुंचने वाली थी। मगर वो शिप बेस पर पहुंचे उससे पहले ही उस शिप पर आग लग जाती है। मरीन्स को लगता है कि ये काम किसी पायरेट का है। फिर वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए एस उस शिप पर जाता है। फिर एस वहां फंसे लोगों को और उनके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को बचा लेता है। मगर आग की वजह से उसके पहने हुए मरीन्स के कपड़े जलकर खाक हो जाते हैं, जिससे वहां पर लोगों को पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि व्हाइट बियर्ड कमांडर एस है। वहां से जाने से पहले एस मोडा की लेटर को वाइस एडमिरल कोमिल को दे जाता है। और उस लेटर में मोडा ने मरीन से पूछा था कि क्या मरीन्स उनके फार्म में प्रोड्यूस किए हुए ताज़े ताज़े मिल्क को लेना चाहेंगे। एंड इट टर्न्स आउट वहाँ के जो कुक हैं वो मोडा के ही पेरेंट्स हैं। और फिर मरीन फूड की शिप मोडा के फार्म से वो मिल्क परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सर्व होने वाली कॉफ़ी का टेस्ट बेहतर हो जाता है। मीनवाइल लास्ट कवर पेज पर हमें दिखता है कि मरीन्स की स्काउट शिप से एस ने ब्लैक बियर्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा ली थी। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब एस वहाँ से सेल करके वहाँ से निकल जाता है। अब एस उस आइलैंड पर इसलिए गया था क्योंकि उसने ब्लैक बियर्ड के बारे में कुछ रूमर सुने हुए थे। बट उसके मुताबिक उसे लग रहा था कि वहाँ ब्लैक बियर्ड मिले या ना मिले उसे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और जिस आइलैंड पर एस को लोगों ने लात मारकर भगा दिया था ये वही लुलूसी आइलैंड था। वॉर के बाद और टाइम स्किप के दौरान वहाँ के लोगों को जबरन वर्ल्ड नोबल्स को उनके पास पड़ा खजाना देना पड़ा था, जिसकी वजह से वो आइलैंड इतना गरीब हो गया था कि उनके पास उनका खुद का पोर्ट चलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। फिर दोस्तों उस किंगडम की शिप जब रिवरी के लिए निकली थी, तब कुछ पायरेट्स ने उन पर हमला करके उस किंगडम की प्रिंसेस कोमाने को किडनैप कर लिया था। और यही वो पायरेट्स थे जिन्होंने रिवरी आर्क में ड्रेसरोसा से निकली रॉयल शिप को अटैक किया था, ताकि वो प्रिंसेस कोमाने की तरह वियोला को भी किडनैप करके उनसे रैंसम मांग सके। और जब ये रिपोर्ट न्यू मरीन फोर्ड में साकाजुकी को मिली, तब उसने इस बेइज्जती के लिए कोबी और उसकी एस्कॉट टीम पर अपना गुस्सा निकाला। जिसके बाद हमने देखा कि वन पीस एपिसोड 879 में कैसे फिर कोबी ने उनकी जान बचाई और उन्हें सेफली मैरी जॉइस तक रिवरी के लिए एस्कॉट करके ले गए।
लुलूसिया किंगडम की किंग की गैरहाजिरी में पेस बियर्ड नाम के एक पायरेट क्रू ने उस आइलैंड पर हमला कर दिया और वो वहां के लोगों को डरा धमकाकर उनके पास से सिलेस्टियल ड्रैगन के खजाने की मांग करने लगे, ये कहकर कि वो लोग एम्परर ब्लैक बियर्ड के लिए काम करते हैं। मगर वो लोग कहाँ से उन्हें खजाना देते? उनके खुद के जान के लाले पड़े हुए थे, थैंक्स टू वर्ल्ड नोबल्स। मगर उस वक्त वहां फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स आ पहुंचते हैं और उन्होंने किस तरह उनके लोगों को और उनके आइलैंड को बचाया, ये हमने पहले ही वन पीस के एपिसोड 880 में देख लिया है। रेवोल्यूशनरी आर्मी उन्हें कहती है कि पेस्ट बियर्ड को और उनके साथियों की बाउंटी को क्लेम करे और उससे मिली अमाउंट को अपने आइलैंड की समृद्धि में लगाए। और जाने से पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स उन आइलैंड वासियों को उनसे कांटेक्ट करने का तरीका बता दे जाते हैं, इन केस अगर कभी उनकी ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो। और फिर उसके बाद उस आइलैंड का और उनके लोगों का क्या हुआ, ये हमने वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में देख ही लिया है। तो दोस्तों, इस तरह इस किंगडम ने स्टोरी में अपना योगदान दिया है। ओडा के लिए ये स्टोरी को बताना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो हमें एक सिंपल सा आइडिया देना चाहते थे कि वर्ल्ड नोबल्स, गोरोसे और मरीन्स की वजह से इस दुनिया में कहाँ कहाँ और क्या क्या गलत हो रहा है। उनके सेल्फिश डिजायर्स की कीमत इस दुनिया के कई इनोसेंट लोग चुका रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें हमसे भी छुपी नहीं है। ये समझ लो कि एक अनदर साइड स्टोरी है जो ओडा ने लिखी है, जो हमें दर्शाते हैं कि इमू और वहाँ मैरी जॉइस में बैठे बाकी के नोबल्स और गोरो से किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ बेशक दाद देनी पड़ेगी हमारे गोट मांगाका इचिरो ओडा की, जिसने इस छोटी सी स्टोरी के रूप में इस पूरी सागा में एक और कमाल का चैप्टर जोड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आप में से किसी को वन पीस की मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको सिर्फ सिंपली कमेंट करना है। इसमें और कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है आपने। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।